Hello everyone, I am Sakshi and in this particular session we would be discussing some very important legal maxims for CLAT 2025. Now, आई एम श्योर तुम्हारा पहला क्वेश्चन ये होगा कि मैम लीगल मैक्सिम्स डायरेक्टली कौन पूछता है, ये तो जन्मों पहले की बात हो गई जब लीगल मैक्सिम्स आते थे, बट you would still require them as a part of the passage. So understand that कोई particular legal maxim है जो अपने आप में concept है, and based on that concept if you get a passage you should be well aware of things, and this video is for you to go through those 5% 10% things which generally तुम ignore कर देते हो. ये इसीलिए है ताकि वो इग्नोर ना हो, तो वो पर्टिकुलर वीडियो देख के जाओ, तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया हो, एंड व्हेन यू फाइंड दीज पैसेजेस यू आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड देम वेल एंड सॉल्व देम इजीली. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. द फर्स्ट वन दैट वी हैव इज ऑडी अल्ट्रम पार्टम. नाउ आई एम श्योर ये तुमने पहले कहीं ना कहीं सुना होगा और ये डेफिनेटली किसी ना किसी थ्योरी का पार्ट रहा होगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच सिंपली मीन्स दैट नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड. दैट मीन्स कि किसी भी पर्सन को अगर हम किसी भी पर्टिकुलर एक्ट के लिए पनिश करना चाहते हैं या किसी भी पर्टिकुलर एक्ट के लिए उसको लायबल करते हैं और उसे किसी भी तरीके की पेनाल्टी लगाते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बस हमने एक दिन रैंडमली अनाउंस कर दिया कि इसने ये गलती की है और इसका ये इतना पनिशमेंट है. नो, नथिंग लाइक दैट. इट सिंपली सेज दैट एवरी पर्सन विल हैव अ राइट टू बी हर्ड. दैट मीन्स जो मुजरिम है उसका भी पार्ट हम सुनेंगे, जिसने इल्जाम लगाया है उसका पार्ट भी हम सुनेंगे, और दोनों को सुनने के बाद फाइनली डिसाइड होगा कि क्या सही है क्या गलत है. सो एवरीबडी गेट्स अ प्रॉपर opportunity to present their part. Everybody gets a proper opportunity to say whatever he or she wants to say in their defense. So the particular maxim here we have is odi altrum partem. Moving on, the next is ignorantia juris non excusat. Now ये पर्टिकुलर मैक्सिम तुमने डेफिनेटली टॉर्ट्स में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो टॉर्ट्स की थ्योरी अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. इनफैक्ट टॉर्ट्स के डिफेंसेस में जो मिस्टेक है उस पर्टिकुलर डिफेंस में तुमने ये चीज देखी होगी, और नहीं देखी है तो मिस्टेक को दोबारा पढ़ो जाके. ठीक है, नाउ व्हाट डज दैट मीन? दिस सिंपली मीन्स दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. सो मिस्टेक ना दो तरीके की होती है, एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है और एक मिस्टेक ऑफ लॉ होता है. नाउ मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैसा हो सकता है कि तुम किसी के नाम में कंफ्यूज हो गए, ठीक है, वीना एंड मीना में कंफ्यूज हो गए, सो रादर देन गिविंग अ पर्टिकुलर गिफ्ट वाउचर टू मीना यू एंडेड अप गिविंग इट टू मीना. सो इफ समथिंग लाइक दैट गोज रॉन्ग देन वी वुड से कि इट्स अ इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट. तुम्हें 101 हाउस में जाना था बट तुम 110 हाउस में चले गए, तो ये सारे छोटे मोटे फैक्ट्स जो हैं उसको लॉ इग्नोर कर देता है. लॉ उस पर आपको पनिश नहीं करेगा. बट अगर आपको लॉ नहीं पता है और आप लॉ का मिस्टेक कर रहे हो, देन देयर वुड बी नो एक्सक्यूज. सो इट सिंपली मीन्स दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो ब्लिस. इट सिंपली मीन्स दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ will be penalized. I'll tell you how. So it's a set rule that everybody who's driving a two-wheeler should be wearing a helmet. Now let's say if you're coming from a village or from a place जहाँ पे जनरली टू व्हीलर चलाते समय कोई हेलमेट पहनता ही नहीं है. इट्स अ सेट रूल, वहाँ पे किसी को मतलब नहीं है, वहाँ पे किसी ने इतना सोचा नहीं है, nobody wears the helmet. Now let's say you are in a tier 1 city, maybe Mumbai, maybe Delhi, and because all your life you have been riding a two-wheeler without a helmet, you thought this is the norm, this is how it is done, and you were riding your bike in Mumbai or Delhi or Bangalore or some place like that where there is a strict rule. Now the moment you drove around let's say a kilometer or so, police stopped you और तुम्हें फाइन लग गया. अब तुम वहां पे बोल रहे हो कि नहीं नहीं मेरे गांव में तो ऐसा नहीं होता है, मैं जहां से आया हूं वहां ये सब रूल्स नहीं है, कोई मानता नहीं है. इनफैक्ट पुलिस वाले तो देख भी लेते हैं कि हेलमेट नहीं लगाया एंड दे वुड स्टिल लेट अस गो. क्या ये सब चलेगा? नहीं. रीजन बीइंग, अगर लॉ एग्जिस्ट करता है, वेदर यू आर अवेयर और नॉट, वेदर यू फॉलो इट और नॉट, वेदर यू बिलीव इन इट और नॉट, तुम्हें वो मानना पड़ेगा. वो तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल है, और अगर तुम नहीं मानते हो तो तुम्हें पेनलाइज किया जाएगा. सो वेदर यू लाइक इट और नॉट, तुम्हारे बाल खराब हो जाए, तुम्हें हेलमेट सफोकेटिंग लगे, तुम्हारे पास हेलमेट ही ना हो, वॉट एवर XYZ रीजन, if there is a rule which says that every two-wheeler rider should be wearing a helmet, you are supposed to wear one, and if you are not, then you would be penalized, because ignorance of law is no bliss. Moving ahead, qui facet per alium facet per se, which simply means that he who acts through another acts for himself. ये सिंपल प्रिंसिपल है
मास्टर सर्वेंट लाइबिलिटी का. सो इट सिंपल सेज दैट कि अगर मास्टर, if the master is giving some direction to the servant and servant acts as per the direction of the master, so if things go wrong then master would be liable. तो सिंपल सी बात है कि अगर मैंने एज अ मास्टर किसी को कोई भी डायरेक्शन दे रखा है, कुछ काम करने के लिए बोला है और मेरा सर्वेंट कुछ गड़बड़ कर देता है तो उसकी लाइबिलिटी मेरी होगी. सिंपल. आई हैव अ कार ड्राइवर जिसे मैंने बोला था कि जाओ जाके मम्मी को पिक करके लाना है एयरपोर्ट से. एयरपोर्ट से पिक करते जाते समय इफ माई ड्राइवर इज रैशली ड्राइविंग और उसने किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट कर दिया है, जो भी उस एक्सीडेंट से इंजरी हुई है, जो भी वहां पे डैमेज हुआ है, उसका कॉम्पनसेशन कौन भरेगा? मैं. बिकॉज वो मेरा ड्राइवर है, वो मेरे इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है. सो इट सिंपली मीन्स दैट he who act through another acts for himself. ये और जगह पे भी एप्लीकेबल होता है. जनरली घर में बड़े भाई ने तुमको कुछ बोला कि तुम ये कर दो, अब तुमने कुछ गड़बड़ काम कर तो दिया एंड नाउ पेरेंट्स वांट्स टू लाइक थ्रैश यू टू. यहाँ पे वो बात अलग है कि पेरेंट्स वुड थ्रैश बोथ ऑफ यू, बट जनरली अगर तुम बोल दोगे एज अ यंगर ब्रदर और यंगर सिस्टर कि मैं तो दीदी के बोलने पे कर रहा था, मैं तो भाई के बोलने पे कर रहा था, क्या उसको भी मार पड़ेगी? यस, बिकॉज जिसके बोलने पर किया जाए, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा था, जो डायरेक्शन दे रहा था, वो अल्टीमेट पर्सन है जिसके ऊपर लाइबिलिटी आएगी. मूविंग अहेड, रेस इप्सा लोक्यूटर विच सेज थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ. ये बहुत सारी जगहों पे एप्लीकेबल है जहां पे आपको सामने एकदम फेस पर दिख रहा है कि इस पर्सन ने गलती की है या इस पर्सन ने ही कुछ ना कुछ गड़बड़ की है और वहां पे आपको कुछ प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है. सो अ वेरी नॉर्मल एग्जांपल वुड बी दैट तुम घर में कप्स धो रहे हो या क्रॉकरी धो रहे हो और तुम्हारे हाथ से एक स्लिप हो गया, वहीं टूट गया. मम्मी बाजू में खड़ी, मम्मी ने देख लिया कि तुमने गिराया है, तुमसे ही टूटा है और तुमने वो डैमेज किया है. नाउ इफ यू गो हेड एंड एक्सप्लेन कि नहीं मैंने तो ठीक से रखा था, वो खुद से गिर गया, विल दैट ऑल मेक सेंस? इट विल नॉट मेक सेंस, बिकॉज मम्मी ऑन हर फेस could directly see that you were the one negligently doing it, तुमने गिरा दिया और तोड़ दिया. But when it comes to law, so for example, if a person has gone to a doctor to get a surgery done, डॉक्टर ने पूरी सर्जरी कर दी, सब कुछ सही हो गया और सर्जरी के बाद द पेशेंट इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रबल. जब और फर्दर एग्जामिनेशन किया गया तो पता चला कि डॉक्टर हैज लेफ्ट अ पेयर ऑफ सिजर्स और अ कॉटन स्वैब और अ पर्टिकुलर फॉरेन मटेरियल ड्यूरिंग द ऑपरेशन इन द पेशेंट्स बॉडी. तो वो ऑलरेडी एक्सरे में बढ़िया कैची दिख रही है और अगर ये साफ साफ सामने दिख रहा है तो अब तुम्हें जाके पूरा इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है कि कब, कहां, कैसे, क्यों हुआ, क्योंकि एक्सरे में जब दिख रहा है कि डॉक्टर ने ये ऑपरेशन किया था. If not the doctor and his team, then who would leave a scissor, a pair of scissor in a person's body? So if it's very much visible on the face that this person has done wrong, then you would not require a lot of proving here. You can directly go ahead with punishing. So these proof becomes very, very important when the case is going on in the court of law. Coming to next, it says ubi jus ebi remedium, which simply means that where there is a right, there is a remedy. Obviously, if the law is giving you some sort of right and if somebody violates that right, there has to be a remedy. So ये बहुत ही basic law का principle है which is applicable to every law that is being made and implemented. Because ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें right दे दिया गया but उसका remedy नहीं है. So if you have been given a right that this particular area is a playground where kids should play and kids have a right to play. One fine day randomly somebody comes और वो पूरा प्लेग्राउंड तोड़ देता है, वहां पे बिल्डिंग खड़ी करने लगता है. Can you go ahead and sue that person? Do you have a remedy against that person, against that person in a court of law? The answer is yes. Because जब भी कभी राइट दिया जाएगा, कोई भी राइट रेमेडी के बिना नहीं दिया जा सकता. और सही भी तो है, राइट होगा तो राइट का वायलेशन होगा. अगर राइट वायलेट होगा तो उस पर एक्शन लिया जाएगा ना, नहीं तो फिर वो राइट ही किस बात का जिसके वायलेशन पे आप एक्शन ना ले पाओ. सो जहां पर राइट है वहां पे रेमेडी का होना बहुत बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके बिना वो राइट एग्जिस्ट नहीं कर सकता. मूविंग अहेड, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया. नाउ दिस इज वन पर्टिकुलर मैक्सिम जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि भाई तुमको सबको पता होगा, और नहीं पता है तो फिर you are in a bit of trouble, because this is one principle that you would be actually studying the moment you start preparing for CLAT. हाँ, क्लैट के पहले वाला जो टाइम था उसमें तुम्हें इसका कोई आइडिया नहीं होगा, विच इज परफेक्टली फाइन. बट द मोमेंट यू स्टार्ट फॉर योर प्रिपरेशन, लाइक योर क्लैट प्रिपरेशन, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू वुड बी रीडिंग, बिकॉज
generally we start with torts. And in torts, the first, second topic or the second lecture is generally the defenses. और जो पहला डिफेंस पढ़ाया जाता है वो यही होता है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, VNFI. VNFI क्या बोलता है? VNFI सिंपल सी चीज बोलता है, टू द कंसेंटिंग नो इंजरी इज डन. दैट मीन्स जिसने भी कंसेंट दे रखा है और उस कंसेंट के बाद अगर उसको कोई इंजरी हो गई तो हम उसे एक्चुअली इंजरी नहीं मानेंगे. यहाँ पे इंजरी का मतलब फिजिकल या मेंटल इंजरी नहीं है, यहाँ पे इंजरी का मतलब लीगल डैमेज है या लीगल इंजरी है. ओके, सो सिंपल, लाइक टू मेनी एग्जांपल्स ऑफ VNFI दैट यू वुड हैव ऑलरेडी सीन कि तुम कार रेसिंग देखने गए और फिर तुम्हें पता है कि कार रेसिंग में कितनी बार ऐसा होता है कि कार्स ऑफ ट्रैक आ जाती हैं and it actually hurts people or it kinds of collapse with the audience around. So if something of that sort happens and you get injured, will you be going and suing the organizers of the event? The answer is no. Same goes for the cricket match. तुम क्रिकेट मैच देखने गए, तुमने बहुत एक्सपेंसिव सी टिकट ली है, किसी पर्टिकुलर बैट्समैन ने 6 मारा, वो बॉल आई और तुम्हें लग गई, तुम थोड़ा इधर उधर ध्यान नहीं दे रहे थे, तुम्हारे सिर पे लग गई और तुम्हें इंजरी हो गई. Can you go ahead and sue the batsman, the organizers or anybody for that matter, the team? No, you cannot. Because जब तुम क्रिकेट मैच देखने गए थे तुम उतना रिस्क लेकर गए थे. So the moment you are aware of the risk and you have consented to the risk. Now दो चीज है जो इस प्रिंसिपल में बहुत इंपॉर्टेंट होती है. पहला, रिस्क का अवेयरनेस. अगर रिस्क पता ही नहीं है तो कंसेंट सब भूल जाओ. बट अगर रिस्क पता था, इफ यू वर अवेयर ऑफ द रिस्क, यू कंसेंटेड टू इट and now it has resulted in some sort of injury, then you cannot go ahead and take any action against any person. All right, moving ahead. The next is actionable per se. Very simple. It means very act is punishable, no proof is required. So certain acts which are so evident on face of it, like दो बच्चे खेल रहे हैं और उसमें से एक बच्चे को तुमने देखा कि रैंडमली वो उठा और उसने जाके अपने दोस्त को मार दिया. Now there were no triggers, there was nothing, just randomly the kid goes ahead and उसने चाटा मार दिया. Do you have a responsibility of correcting the child? The answer is yes, because certain actions are so that it requires some sort of punishment, it requires some sort of action. ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको completely जाने दो. So for example, one fine day a group of like people, a mob basically comes on the road और randomly public properties में आग लगा रहे हैं, सबको डैमेज कर रहे हैं. क्या इन पे एक्शन लेना जरूरी है? हाँ. क्या रीजन है, नहीं रीजन है, बिना बात के सब कर रहे हैं, वो तो हम बाद में जानेंगे. बट जो एक एट द मोमेंट अगर आपको कोई ऐसा काम करते दिख रहा है which is completely against the law, then the action needs to be taken. So this is actionable per se. The next we have is Dola in Capex. Now this is my favorite because before I got to know about this principle when I started studying law, मुझे बहुत ही अलग चीज पता थी और जब मैंने ये लॉ पढ़ा तब मुझे अलग समझ में आया. सो डोला इन कैपेक्स बेसिक बोलता है कि इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग क्राइम, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो केपेबल ही नहीं है क्राइम करने के. ना अब तुम सोचोगे कि ऐसा कौन हो सकता है जो इनकेपेबल होगा क्राइम कमिट करने के लिए. वेल, इफ यू गो बाय द लॉ, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 7 years, सो ऐसे बच्चे जो अभी 7 साल के नहीं हुए हैं, बिफोर देयर 7th birthday, आर कंसिडर्ड डोला इन कैपेक्स, आर कंसिडर्ड किड्स who are unable to commit crime or who are incapable of committing crime. मतलब वो होता है ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकते. Well, for the matter of law also it holds right, because any kid who's below the age of 7 years, no matter how शातिर, no matter how sharp and knows कि वो क्या गड़बड़ कर रहा है, will that kid be ever punished? The answer is no. So Dola in Capex is basically for all those people जो केपेबल ही नहीं है क्राइम कमिट करने के, जैसे कंप्लीटली लुनाटिक पर्सन, कंप्लीटली इनसेन पर्सन. नाउ सिंपल बेसिक प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ का कि अगर कोई भी क्राइम होता है तो 2 एलिमेंट्स का होना जरूरी है. देयर हैज टू बी अ मेंस रिया, देयर हैज टू बी एन एक्टस रिया. अब अगर कोई बच्चा 7 साल से कम का है, जिसकी बुद्धि अभी उतनी बड़ी नहीं है, जिसको अभी उतना नॉलेज नहीं है, जो सही और गलत में उतने अच्छे से डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, या कोई ऐसा लुनाटिक पर्सन है जो अपनी मेंटल कैपेसिटी में ही नहीं है,
वो उस चीज को नॉर्मली जैसा इंसान सोच रहा है, समझ रहा है, वैसा नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे लोगों को हम बोलेंगे कि इनका मेंस रिया मिसिंग है, मतलब इनका वो मेंटल एलिमेंट मिसिंग है। और अगर मेंटल एलिमेंट मिसिंग है मतलब दे आर इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग क्राइम। सो अब वो 4-5 साल का बच्चा अगर तुम्हें मारपीट कर भी दे तो ऑल यू कैन डू इज लाइक हेल्दी मैनर में यू कैन करेक्ट कि नो दिस इज अ बैड हैबिट फलाना ढमाका, बट देन कैन यू एक्चुअली गो ahead and punish? No, you cannot. Same goes for lunatic people. If you find somebody who is completely insane, throwing abuses, throwing stones on the road at random people, and if a person gets injured, the person cannot take action against that lunatic person because that lunatic person will qualify under Dolai Incap Acts. That means वो इनकेपेबल है क्राइम कमिट करने के लिए, उसकी मेंटल कैपेसिटी नहीं है और हम उस पर एक्शन नहीं ले सकते। ऑलराइट, सो मूविंग अहेड, the next is damnum sine injuria. Now this is exactly the point where your CLAT preparation starts. The moment you decide that finally मुझे law entrance preparation शुरू करना है, the first second class that you go even before VNF5 voluntary non-suit injuria के भी पहले जो सबसे पहले चीज तुम पढ़ोगे वो यही है, damnum sine injuria, damage without injury. Now how can there be some damage without injury? So जैसा मैंने इंजरी बोला, इंजरी हम यहाँ पे फिजिकल या मेंटल इंजरी की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे लीगल हार्म या लीगल वायलेशन की बात कर रहे हैं। और जब हम डैमेज बोल रहे हैं तो यहाँ हम डैमेज लिटरली मॉनेटरी डैमेज की बात कर रहे हैं। सो दिस इज अ सिचुएशन वेयर सम डैमेज, सम लॉस हैज बीन डन, बट इससे कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? Simple, the OG example of this particular maxim, that is the Gloucester Grammar School, जहाँ पे एक पर्टिकुलर स्कूल था, सारे बच्चे उसी में जाते थे, द पर्सन वॉज अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी एंड रैंडमली सेम विसिनिटी में किसी और ने स्कूल खोल लिया विद बेटर सर्विसेज, लेसर फी, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ से एडमिशन अपना विड्रॉ करके दूसरे स्कूल चले गए। नाउ दिस पर्सन, द फर्स्ट स्कूल ओनर, एक्चुअली सफर्ड अ लॉट ऑफ डैमेजेस, उसका कितना रेवेन्यू लॉस हुआ है, बट क्या उसका कोई लीगल राइट वायलेट हुआ है? क्या उसे किसी ने रोका कि तुम स्कूल नहीं चला सकते, तुम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तुम अपना बिजनेस नहीं कर सकते? नहीं, तो उसका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है, बट उसको फिजिकल डैमेज हुआ है, दैट मीन्स उसको मॉनेटरी डैमेज हुआ है। सो व्हेन समथिंग लाइक दैट हैपेंस, हियर दिस पर्सन विल एक्चुअली हैव नो राइट और नो क्लेम, वो जाके वो दूसरे स्कूल के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता। So this is the situation, damage without injury. And when I say injury, injury means violation of legal right. Let's see next. Next is amicus curiae. Now what is amicus curiae? Simple, a friend of a court. Now तुम बोलोगे कि कोर्ट को फ्रेंड की क्या जरूरत है? Well, जरूरत है because a lot of cases which are very complicated in nature, when they come to court, कोर्ट वहां पे बैठे बैठे, like when I say court, judges, a team of judges or a group of judges, a bench of judges, they cannot sit there and take all the calls. They cannot just understand कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ग्राउंड लेवल पे रियलिटी भी तो पता होना चाहिए, एक्चुअली क्या हुआ था, उस एक्ट के बाद के क्या एक्टिविटीज रहे हैं, ये सब कैसे पता चलेगा? प्लस देयर आर सर्टेन केसेस व्हिच रिक्वायर्स अ इन डेप्थ, आई वुड से a research to understand how and why is this happening, and if that is required then court appoints amicus curiae. So इसमें होता क्या है, कोई भी legal scholar who could be a senior advocate or a person chosen by the court, उसे amicus curiae के तरह अपॉइंट किया जाता है और इस इंसान के पास ये जिम्मेदारी दी जाती है कि you go ahead, find out all the crux, all the nuances, all the important facts related to the case, in-depth knowledge, bring that information to us, and then going through that information and all other information that we have, we will finally decide the case. So amicus curiae is nobody but a friend of a court who helps court arriving a decision through all the research, all the information that has been required by the court. So this brings me to the end of the session. Now here are certain QR codes which is for our certain channels. So we have a YouTube channel, an Instagram, Telegram and Facebook. I would want you to go ahead, scan this QR code, subscribe, because a lot of information related to the upcoming sessions, certain workshops for law aspirants, CLAT aspirants, we keep posting about it, and this is very, very crucial, very, very important for you. So go ahead and check out these channels, and I'll see you in the next video. Thank you.